Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 26th April 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज, आप सभी को पता है यहाँ पे सूडान में क्या चल रहा है, एक सिविल वॉर चल रहा है, वॉर जैसी कंडीशन है और यहाँ पर इंडिया को जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हें रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है उसे स्टार्ट कर दिया है. इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है? ऑपरेशन कावेरी. तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ऑपरेशन कावेरी. सो एमिड सीज फायर फर्स्ट सेट टू इंडियंस लीव वॉर बैटर्ड सूडान. अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा क्या है? ऑपरेशन कावेरी. और इसमें यहाँ पर हम क्या करें, सूडान में जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है. आप इस आर्टिकल को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. एडिटोरियल सेक्शन में हमारा एक और आर्टिकल है, रेस्क्यू सर्विस. तो देखिए यहाँ पे रेस्क्यू सर्विस के बारे में बताएगा कि अदर हम देखते हैं कंट्रीज़ में, वेरियस कंट्रीज़ में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होते हैं तो उस टाइम पर जो आपकी कंट्री है, आपके जो सिटीजन्स उस रीजन में फंसे हुए हैं तो उनको आपको कैसे रेस्क्यू करना है. आपने यहाँ पर देखा था जब यूक्रेन कन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर भी इंडिया ने क्या किया था, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया था. ओके तो यहाँ पे देखिए वेरियस कन्फ्लिक्ट एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट्स इन यूक्रेन, नर्सेस इन इराक और येमेन, और लेबर्स इन लीबिया, सीरिया एंड लेबनान. तो देखिए ये जो रीजन है गल्फ कंट्रीज के पास का, जो वेस्ट एशिया है हमारा, वहाँ पर कंटिन्यूसली हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं. सिर्फ वेस्ट एशिया नहीं, अदर रीजन में भी कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं. तो ये मतलब किसी भी कंट्री का क्या हो जाता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सेफली क्या करें, अपने सिटीजन्स को वहाँ पर रेस्क्यू करें. ओके देखिए, द सूडान इवैक्यूएशन ब्रिंग्स वंस मोर इनटू फोकस द पर्टिकुलर चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस इन एनी कन्फ्लिक्ट. यहाँ पर सिर्फ इंडिया ही नहीं, अदर कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं वो भी क्या करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं जब भी किसी अदर कंट्रीज में यहाँ पर कुछ भी कन्फ्लिक्ट होते हैं. ओके यहाँ पर देखा गया है 14 मिलियन नॉन रेजिस्टेंस इंडियन आर मोर देन 7 मिलियन टूरिस्ट एंड ट्रेवलर्स ईच ईयर. There is practically no conflict today that does not affect the Indian citizen. अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, 14 मिलियन जो नॉन रेसिडेंट्स हैं अदर कंट्रीज में रहते हैं और हमें यहाँ पे 7 मिलियन टूरिस्ट देखने को मिलते हैं. और जब ऐसे सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट हो जाती है तो वहाँ से रेस्क्यू करना कई बार मुश्किल भी हो जाता है. इसलिए यहाँ पर क्या है, देखिए जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर एक्सटर्नल अफेयर 2022 मस्ट बी कंसिडर द गवर्नमेंट. मतलब ये जो टॉपिक है, ये चीज है, इसको ये जो क्राइसिस आती है तो इसको हमें कैसे डील करना है. इस वेरियस ऑपरेशंस यहाँ पर ऑपरेट किए जाते हैं जिससे हम यहाँ पर जो भी हमारे ऑपरेशंस है और जो हमारे सिटीजन्स वहाँ किसी भी दूसरी कन्फ्लिक्टेड कंट्रीज में यहाँ पर फंसे हुए हैं तो उन्हें यहाँ पर हम क्या कर सके, रेस्क्यू कर सकें. उनका जो इवैक्यूएशन है उसको हम सेफली यहाँ पर इंश्योर कर सकें. ओके अब देखिए इसमें से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट निकल जाता है, आपके लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसकी जो लोकेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो ये देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है. ओके यहाँ पर आपका आ जाता है सूडान और यहाँ पे क्या है, सदर्न सूडान. ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये जो बॉर्डर डिमार्केशन है सदर्न सूडान का और सूडान का, तो इसके बीच में ही कन्फ्लिक्ट चल रहा है. एक चीज इसमें और आई है सामने अभी न्यूज की, सूडान में क्या है, जो सूडान की जो बायो लेबोरेटरीज है, बायो लैब्स हैं, तो उसका जो एक्सेस है वो किसको मिल गया है, जो मतलब कि आपकी कन्फ्लिक्टेड पार्टीज हैं, 2 पार्टीज यहाँ पर हैं. ओके तो सूडान का जो बायो लैब है वो उसका जो एक्सेस है वो सदर्न सूडान एक तरीके से कह सकते हैं जिसके साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको मिल गया. तो यहाँ पर अब WHO भी कंसर्न शो कर रहे हैं कि वहां से कोई नया वायरस या फिर कुछ भी ऐसी चीजें सामने ना आ जाए जिसके कारण मतलब कि पूरे वर्ल्ड को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो फेस करने पड़े. सूडान की बात कर लेते हैं. अब देखिए सूडान का जो बॉर्डर है वो किसके साथ लगता है, यहाँ पे इजिप्ट के साथ लगता है, लीबिया, चाद, ओके यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ लगता है, साउथ सूडान के साथ यूथोपिया और इरिट्रिया के साथ लगता है, रेड सी के साथ इसका यहाँ पर बॉर्डर है. तो आपको देखिए यहाँ पर ये याद रखना किसके साथ, ये जो रेड सी है उसके साथ इसका बॉर्डर है. और ये रेड सी के उस साइड आप देखेंगे तो क्या आ जाती है, कौन सी कंट्री आ जाती है, हमारी सऊदी अरेबिया आ जाती है. ओके आप यहाँ पे देखेंगे नाइल रिवर भी है जो यहाँ से होती है, ये जाती है, फिर यहाँ से ब्लू नाइल और ये व्हाइट नाइल रिवर यहाँ पर होती है. तो आपको यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है उसको यहाँ पर याद रखना है कि इसकी बॉर्डर किस किस कंट्रीज के साथ यहाँ पर शेयर होते हैं. ओके तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज प्राइम मिनिस्टर सेज ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कैन हार्नेस पावर ऑफ स्टेट. अब यहाँ पे बात आ जाती है किसकी, फेडरलिज्म की.
ठीक है, कि फेडरलिज्म को अगर हमें इंश्योर करना, फेडरलिज्म का एक तरीके से मतलब ये है, हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर बेसिक कंट्रोल देखें, यूनिटरी कंट्रोल किसके पास है, सेंटर के पास है, बट जो हमने पावर्स है उसको यहाँ पे क्या किया है, ग्राउंड लेवल पर जो बेसिस एक हायरकी लेवल पर जो पावर्स है उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपके पास सेंटर में भी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे पंचायत लेवल पर जो 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है उसको हमने यहाँ पे क्या किया, एस्टैब्लिश किया है। हमारा प्योर फेडरलिज्म नहीं है, आपको यहाँ पे याद रखना है। इंडिया का क्वाजी फेडरलिज्म है। कैसा स्ट्रक्चर है, क्वाजी फेडरलिज्म, मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी का जब प्रोविजन आ जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है, जितनी भी पावर्स होती है किसके पास होती है, सेंटर के पास होती हैं। तो इंडिया कैसा है, क्वाजी फेडरलिज्म है। प्योर फेडरलिज्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूएस में। ओके, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, सारे स्टेट्स ने मिलकर क्या किया था, यूनियन बनाया था। तो स्टेट्स मिलकर यूनियन बनाए, इसलिए वहां पर जो स्टेट्स हैं, जो फेडरलिज्म है, वहां का जो कॉन्सेप्ट है वो प्योर फेडरलिज्म है। अब देखिए यहाँ पर इसमें बात की जा रही है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है। Announces several railway development projects and launches the Kochi Water Metro on the second day of visit to Kerala. केरला में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसको यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है। इससे पहले और कहाँ किया था, आपको अगर याद होगा हमने इसे डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल, वहां भी क्या किया गया था, वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसको फ्लैग ऑफ किया गया था। यहाँ पे और भी अनाउंसेस किए कि जो वेरियस रेलवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। और कोची जो मेट्रो है, इसी में यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहा कि स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या कर सकता है, कैन हार्नेस पावर ऑफ स्टेट। स्ट्रॉन्ग सेंटर ही क्या करता है, एक तरीके से जो स्टेट में यहाँ पे डेवलपमेंट होती है तो ये पावर प्रोवाइड करते हैं कौन, सेंटर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ही ओवरऑल यहाँ पर नेशन की डेवलपमेंट होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे strong government at the center could harness the power of states to spur national development. नेशनल डेवलपमेंट चाहिए तो सेंटर ही क्या करती है, यहाँ पे हार्नेस करती है पावर को, किसको, स्टेट के पास, जिसके कारण क्या होता है, हमारा नेशनल डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। ओके, तो देखिए इसमें हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक्स टू कवर डिलीटेड पोर्शन। अब यहाँ पर आप सभी को पता है एनसीईआरटी ने किया, बहुत सारा जो पोर्शन है एनसीईआरटी ने यहाँ पर जो हिंदी टेक्स्ट आपकी जो हिस्ट्री का बहुत सारा जो पोर्शन है, सोशोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, वेरियस जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे यहाँ पर जो बहुत सारा जो पोर्शन है उसको यहाँ पर डिलीट किया है। अब जो स्टेट्स है वो क्या कर रहे हैं, इस पर जो अपना कंसर्न है उसको शो कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से जो पोर्शन उसको डिलीट किया जाएगा तो बच्चों को जो एक नॉलेज होता है, जैसे कि हम हिस्ट्री का यहाँ पर आपको पता हो जो मुगल पीरियड है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है। अब बच्चे इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आगे वो फर्दर कैसे चीज़ों को यहाँ पे इंटरप्रेट कर पाएंगे, है ना। तो इसी के चलते हमने यहाँ पे देखा है कि जो वेरियस स्कूल्स हैं वहाँ पर क्या किया जा रहा है, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक्स को लेकर आया जा रहा है, जिससे कि जो भी डिलीटेड पोर्शन है उसको यहाँ पर कवर किया जाए। तो द स्कूल करिकुलम स्ट्रीटिंग कमिटी मीटिंग ऑन ट्यूसडे डिसाइडेड टू प्रिपेयर सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक फॉर +1 एंड +2 हायर सेकेंडरी सब्जेक्ट्स विच for which Kerala uses National Council of Education Research and Training textbooks। तो यहाँ पे केरला में क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर एक मीटिंग हुई है और उन्होंने उस मीटिंग में ये कहा कि हम सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक्स का यूज़ करेंगे, जो भी डिलीटेड पोर्शन है उसको यहाँ पर कवर अप करने के लिए। ओके, इससे रिलेटेड यहाँ पर आप इस आर्टिकल को इससे लिंक कर सकते हैं। पेज नंबर 9 में ये आर्टिकल है कि द लिमिटेड रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन हिस्ट्री। हम यहाँ पर देख रहे हैं कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि जो पोर्शन है उसको यहाँ पर जो मेजर पोर्शन है हिस्ट्री का उसे कट किया गया है, जैसे मुगल। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑलरेडी यहाँ पर हम स्कूल में देखते हैं कि जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से पढ़ाई जाती है। अगर किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे कि आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, अगर आप हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे तो आप वो हमेशा यही कहेंगे कि हिस्ट्री क्या एक बोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी डेट्स होती हैं, हमें याद करनी पड़ती हैं और हमें मतलब कि एक तरीके से बोरिंग सब्जेक्ट उसे ही कंसिडर किया जाता है हिस्ट्री को। बट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो क्या है इसमें, देखिए इट इज़ वाइडली बिलीव दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री कम्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ज़्यादातर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो किससे आती है, हिस्ट्री से आती। हिस्ट्री क्या है, मतलब कि उन चीज़ों को मतलब नॉलेज में, हिस्ट्री में पास्ट में उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया गया है, उसका यहाँ पर नॉलेज अगर हमारे सामने नहीं आएगा तो हम फर्दर फ्यूचर में जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखिए
As with most social sciences, our knowledge of history comes from lived experience. This includes what we read in fiction or non-fiction or from the internet. हम यहाँ पे हिस्ट्री किस तरीके से सीखते हैं, या तो हम टेक्स्ट बुक्स के थ्रू हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर आप देखेंगे जो फिक्शन नॉन फिक्शन थ्योरीज हैं इंटरनेट में हमें मिलती हैं, टेलीविजन सिनेमा के थ्रू हम यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में उसकी चीज़ों को देखते हैं। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, सोशल मीडिया प्रोग्राम्स होते हैं, पेरेंट्स हमारी फैमिली होती है, वो यहाँ पर क्या करते हैं, हिस्ट्री को यहाँ पर हमारे साथ शेयर करते हैं। बट धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, जो हिस्ट्री है, नॉलेज है हिस्ट्री का, उसका जो फाउंडेशन है वो किस तरीके से यहाँ पे बिल्डअप होना चाहिए, वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। हिस्ट्री में किस तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जाता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर इंस्टेंट अ स्कूल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री विल ब्रॉडली नोज द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तानेज वॉज फॉलोड बाय द रूल ऑफ मुगल्स। अब इसमें ये कहा है कि जो दिल्ली सुल्तानेज का जो रूल था वो कब फॉलो हुआ है, मुगल्स के बाद, देन द ब्रिटिश इन इंडिया। तो एक मतलब कि हम यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं, क्रोनोलॉजी हमारी चलती है कि पहले कौन आए इंडिया में, पहले ब्रिटिश आए कि पहले मुगल आए, उसके बाद दिल्ली सुल्तानेत ये कब तक चला, है ना। तो हम एक क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि पहले दिल्ली सुल्तानेत था, उसके बाद यहाँ पे मुगल्स आते हैं, फिर यहाँ पे ब्रिटिश आते हैं, फिर हम यहाँ पे क्या होती है, इंडिपेंडेंस हमें मिलती है। तो हम एक क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं। बट उसके बाद जब हमारा स्कूल यहाँ पर खत्म हो जाता है तो उसके बारे में जो एक क्रोनोलॉजी होती है हम उसको यहाँ पर भूल जाते हैं। हमें पता सब होता है कि ब्रिटिश भी आए थे, हमारा यहाँ पर इंडिया में मुगल्स भी आए थे, दिल्ली सुल्तानेत भी था, सारी चीजें थी, कब किसका रूल था पता होता है। बट एक जो क्रोनोलॉजी होती है, कैसा एक सीक्वेंस होता है, वो हमें नहीं पता होता है। हम कई बार देखते हैं चिल्ड्रंस को जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स हैं उनका नाम यहाँ पर याद नहीं होता है। उन्हें ये पता होता है कि हाँ गवर्नर जनरल यहाँ पर होते हैं और ये एक हाईएस्ट अथॉरिटी थी उस टाइम पर, ओके। बट उन्हें ये नहीं पता होता कि किस टाइम पर कौन से गवर्नर जनरल होते हैं। यहाँ पे बात की गई कुछ थ्योरीज की, जैसे कि ग्रेट मैन थ्योरीज हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया भी जाता है तो उस टाइम पर कैसी सिचुएशन थी उस चीज़ों से डील नहीं किया जाता है। हम यहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ते हैं किसके बारे में, वॉर के बारे में पढ़ते हैं, ओके। मिलिट्री उस टाइम पे देखते हैं कि मिलिट्री हिस्ट्री में देखते हैं कि जो किंग्स थे, मुगल्स थे, उनकी मिलिट्री कैसी थी। बट जब वॉर होती है, वॉर तो हमने पढ़ लिया, बट वॉर हमने पढ़ा, उस टाइम पे हम क्या पढ़ते हैं कि उसको किससे शो किया जाता है, ब्रेविटी से, ब्रेविटी एंड ग्लोरी के थ्रू उसको शो किया जाता है। बट इसका अगर हम अदर पर्सपेक्टिव देखें, इसके कारण जो लॉस होता है लाइफ्स का, उसके बारे में, उसके कारण जो डिस्ट्रक्शन होता है वॉर के कारण, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता है। तो हमें एक जो ब्रॉडर व्यू होना चाहिए किसी भी टॉपिक का, आप देखेंगे वो हमें यहाँ पर नहीं मिलता है, ओके। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया कि हमें क्या करना होगा, ये ड्यूटी है हमें, एनसीईआरटी की ही नहीं सबकी ड्यूटी है कि प्रायोरिटाइज एंड डी प्रायोरिटाइज व्हाट हिस्ट्री नीड्स टू बी कंप्रेस्ड इनटू 300 ओड पेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। जो हम यहाँ पे 300 पेजेस पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक्स की, तो उसमें हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है कि किन चीज़ों को हमें ज़्यादा फोकस करना है, किसे हमें ज़्यादा पढ़ना है, और किन चीज़ों को हमें यहाँ पर किस नहीं पढ़ना है, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव पढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज संस्कृत एज ऑफिशियल लैंग्वेज, अम्बेडकर्स अमेंडमेंट। अब यहाँ पे बात की जा रही है, देखिए इस आर्टिकल में हमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें ये कहा गया, आपको कुछ डेट्स और चीज़ें याद रखने की जरूरत है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर फ्रेम हो रहा था तो उस टाइम पर बात की जा रही थी कि जो हमारे BR अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने ये प्रपोज किया था, ये चाहते थे कि संस्कृत को क्या किया जाए, जो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन, उसे संस्कृत को हमें क्या बनाना चाहिए, इंडिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। इवन हम देखेंगे कि जो हमारे फॉर्मर यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, जैसे कि शरद अरविंद जी बोबड़े, उन्होंने भी यही व्यू एक्सप्रेस किया कि संस्कृत को क्या करना चाहिए, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर बनाना चाहिए। ये भी सही है। इसके तहत में जो BR अम्बेडकर जी थे, उन्होंने अमेंडमेंट भी यहाँ पे प्रपोज किया था, सबमिट किया था। देखिए, इट इज ट्रू दैट September 10, 1949 BR अम्बेडकर सबमिटेड एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट प्रपोज्ड संस्कृत एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ओके। यहाँ पर अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था। तो आपके लिए यहाँ पर एक फैक्ट निकल कर आता है। अभी हम हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी की बात यहाँ पर नहीं हो रही, आपको ये पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना है। हम बात कर रहे हैं किसकी, संस्कृत की। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इसको यहाँ पे 16 लोगों ने साइन भी किया था। जो यहाँ पे नॉन हिंदी स्पीकिंग प्रोविंस थे, उन्होंने भी क्या किया था, इस प्रोविजन को यहाँ पे साइन किया था। बट फिर मैनी न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल आया था कि व्हाट रॉन्ग विथ, मतलब कि संस्कृत, हमें इससे पब्लिश किया गया था कि संस्कृत को हमें क्या कर देना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का यहाँ पर अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। बट अगर हम आगे गए
आगे जाके हमें ये मिला कि देखिए यहाँ पर 2 बुक्स हैं, आप इस बुक्स का नाम याद रख सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ अ नेशन विच वॉज अपीयर्ड 1996 में, और दूसरा आपका आ जाता है बी शिवा राव जी की फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1968। इन दोनों बुक्स में मेनली क्या बताया गया है कि प्राइवेट एंड पब्लिक आर्चीव्स के बारे में बताया गया, कुछ केस स्टडीज़ हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर हम संस्कृत को फिर यहाँ पर कौन सी दूसरी लैंग्वेज आ जाती है, हिंदुस्तानी लैंग्वेज। राव राइट्स दैट बी आर अम्बेडकर थॉट हिंदुस्तानी शुड बी अ लैंग्वेज ऑफ यूनियन एंड इट्स यूनिट। अब यहाँ पर किसका आया, पहले संस्कृत था, उसके बाद इस संस्कृत को यहाँ पे क्या कंसिडर कर दिया गया, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी को फिर धीरे धीरे ये जो वर्ड है वो चेंज होते होते किस में आ गया, इस टर्म को हम हिंदी यहाँ पर प्रपोज करने लगे कि अब ये क्या हो गया, हिंदी होने लगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पे डिबेट्स और डिस्कशन होने लगे। तो आप सभी को पता है कि जो नॉन स्पीकिंग हिंदी पीपल थे उन्होंने इसका क्या किया, अपोज किया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे देखिए वेरियस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे असेंबली के जो पर्सन थे, स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने यहाँ पे शंकर दियो जो उन्होंने कहा कि आई एम एन इंडियन बट माई लैंग्वेज इज मराठी, इफ हैविंग हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स वन लैंग्वेज फॉर द होल कंट्री देन आई एम अगेंस्ट इट। तो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में हो गए, क्यों, क्योंकि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल थे उनको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। एक तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन टाइप मतलब फेस होने लगा था, इनइक्वालिटी सामने आने लगे कि हिंदी को आप क्या कर रहे हैं, अपनी यहाँ पर लैंग्वेज बना रहे हैं। इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री है और वहाँ पे वेरियस लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेज की यहाँ पर अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर हम किसी भी एक लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नेशन कंसिडर नहीं कर सकते हैं, उसे यहाँ पे अनाउंस नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए इसमें सिर्फ इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ओके, तो सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि ये जो अमेंडमेंट है इसे प्रपोज किया गया था बट फर्दर इसे यहाँ पर मूव नहीं किया गया था। आप यहाँ पर देखेंगे Sanskrit as an official language, it was in fact put forward just 2 days before the debate on the language issue was take place in the Constituent Assembly. As far as I have been able to unearth, Dr. Ambedkar did not even move the amendment when called upon to do so. यहाँ पर ये आइडिया सामने लेकर आया गया था कि संस्कृत को हम क्या करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, बट यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो आइडिया था, अमेंडमेंट था, उसको यहाँ पे फर्दर आगे बढ़ाया नहीं गया था, मूव नहीं किया गया था। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज जीनोमी सिक्वेंसी एंड द जीनोमी इंडिया प्रोजेक्ट। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जीनोमी सिक्वेंसी। जीनोमी सिक्वेंसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, आपने यहाँ पे डीएनए पढ़ा है। डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, आप सभी को पता है जीन्स होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी सेल होती है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे आप सभी को पता है डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए होता है, डीएनए के अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम्स होते हैं और उसी क्रोमोसोम्स में हमारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब अगर हम इसकी बात करते हैं व्हाट इज जीन्स, तो डीएनए यहाँ पर आप इसका मॉडल देखेंगे, ये इस तरीके से होता है डीएनए, है ना। और ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर सीक्वेंसिंग होती है। उसके बाद यहाँ पर कौन सी कोडिंग, प्रोटीन्स ये होते हैं, प्रोटीन्स की यहाँ पे कोडिंग होती है। तो इन्हीं कोडिंग को क्या करना है, हमें इसको डिकोडिफाई करना है। डिकोडिफाई मतलब किस तरीके से किया जाएगा, अगर हम देखें तो देखिए जीन्स में अगर हम बात करते हैं कि जीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह पर प्रेजेंट होते हैं। हमारे डीएनए में होते हैं, ये हमारे आरएनए में होते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखेंगे वहाँ भी क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जीनोमी अलग चीज़ हो जाती है। जीनोमी क्या होती है, जैसे ये हमारा डीएनए है और ये किससे बना होता है, जो प्रोटीन की यहाँ पे कोडिंग्स होती हैं, तो इन्हीं कोडिंग्स की यहाँ पे क्या करना, रीडिंग करना, एक तरीके से इसको डेसिफर करना, इसे हम कहते हैं कि जीनोमी सिक्वेंसी। मतलब एक एक डीएनए निकाल कर उसमें यहाँ पर किस तरीके से प्रोटीन्स की कोडिंग है। इसमें प्रोटीन्स होते हैं आपके, साइटोसिन होते हैं, गुआनिन होता है, एडेनिन होता है, थायमिन होता है। ये 4 प्रोटीन्स किस तरीके से यहाँ पर अरेंज है, फिर इसको यहाँ पर डिकोडिंग की जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले गुआनिन, साइटोसिन, फिर थायमिन, फिर एडोनिन, फिर हर एक डीएनए में क्या होती है, अलग अलग कोडिंग होती है। तो उसे भी क्या करना, रीड करना, एक तरीके से डिसाइफर करना ही क्या होती है, जीनोमी सिक्वेंसिंग होती है। आपको समझ में आई ये सारी चीज़ें। ओके, तो इंडिया में बात की जा रही है। अब देखिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके वेरियस
मतलब कि आपको एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। किस तरीके से कोई भी जो ह्यूमन डिसीज़ है वो किस तरीके उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मिस्टीरियस पार्ट्स है उसको अनकवर किया जाता है जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू ही। यहाँ पर जो वेरियस साइंस है एंड जो हमारी एंशिएंट मेडिसिन है उसके पीछे क्या साइंस है उसकी डिस्कवरी हम यहाँ पर कर सकते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू। और जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसको भी किससे किया जाता है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग से यहाँ पर किया जाता है। कोविड-19 के टाइम पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग मतलब कि जो वायरस था उसके यहाँ पे सीक्वेंसिंग की गई थी, ये यहाँ पर कैसे क्या पहुंच रहा है। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पर जो 1.3 बिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है उसमें से 4,600 जो पॉपुलेशन का एक ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप इन द सेंस कि आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर वेरियस ग्रुप है, जैसे कि आप पहले रिलीजन के बेसिस में आप इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मुस्लिम्स हो गए, हिंदू हो गए, बुद्धिज्म के पीपल हो गए, यहाँ पर क्रिश्चियन हो गए, ठीक है। तो इसके बीच में जैसे कि आपको पता है कि जो मुस्लिम्स हैं, जो हिंदूज हैं, बुद्धिज्म है वो, और हमारे यहाँ पर क्या होता है कि इंटरकास्ट मैरिज ज़्यादा नहीं होती, इंटर रिलीजियस मैरिज यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती। इवन कम्युनिटी में ही हमारी क्या होती है, ज़्यादातर शादी वगैरह की जाती है। एंडोगैमस सिस्टम है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पे ग्रुपिंग की गई है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपकी फैमिली में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम डीएनए देखने को मिल सकता है ना, और सेम तरीके की जो सीक्वेंसिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर आप किसी दूसरी फैमिली में चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एकदम अलग ही कम्युनिटी में चले जाते हैं, तो आपके जो डीएनए है, आपकी जो डीएनए सीक्वेंसिंग है, आपका जो ऑफस्प्रिंग होगा, आपका जो बेबी होगा, उसमें अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है कि कई बार आपने यहाँ पर देखा होगा, हम ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास में आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को अगर कोई ऐसी डिसीज़ रही हो, फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज़ की बात करते हैं या फिर कोई भी पर्टिकुलर XYZ यहाँ पर डिसीज़ हो, तो ऐसा माना जाता है कि आगे फ्यूचर में किसी ना किसी को यहाँ पर वो डिसीज़ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो DNA है वो यहाँ पे म्यूटेट होकर सामने मतलब कि फर्दर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो वो डिसीज़ आपको हो सकती है। ओके, मतलब कि जो डिसीज़ है अपने आप को म्यूटेट करके एम्पलीफाई आगे यहाँ पर कर सकता है। इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे क्या किया जाता है कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि बट डिस्पाइट बीइंग लार्ज पॉपुलेशन विद डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स, इंडिया लैक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ एथनिक ग्रुप्स देखने को मिलता है, बट स्टिल इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर नहीं है। ओके, इसका जो मेन रीज़न आप सभी को पता है कि क्या है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। अब इसमें यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑफ इंडियन जीनोमी अलाउ रिसर्चर्स टू लर्न अबाउट जेनेटिक वेरिएंट यूनिक टू इंडिया पॉपुलेशन ग्रुप्स एंड यूज दैट कस्टमाइज्ड ड्रग। अबाउट 20 इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे जो इंडियन जीनोमिस है उसकी यहाँ पे सिक्वेंसिंग की जा रही है एक तरीके से, और उसको डिसाइफर डिकोड किया जा रहा है ना। यहाँ पे एक तरीके से आप ये देखेंगे, ये जो डीएनए में यहाँ पे जो ये प्रोटीन्स हैं, इनकी जो ये कोडिंग है उसको यहाँ पे डिकोड किया जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग इज फिगरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस इन अ जीनोम इन ऑर्डर टू एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन दैट मेक अप द ऑर्गेनिजम्स डीएनए। तो यहाँ पर डीएनए कैसे बन रहा है, उसकी यहाँ पर मतलब कौन सा प्रोटीन कैसे यहाँ पर अरेंज है, उसकी यहाँ पर क्या की जाती है, डिकोडिंग यहाँ पर रीडिंग की जाती है। ओके, ह्यूमन जीनोमी की बात करते हैं तो अगर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, ओके, और टोटल अगर हम 22 सब टोटल्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, और प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होता है जो यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन करता है, वेदर यू आर गर्ल और अ बॉय। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज, यहाँ पर बात की जा रही किसकी, ऑन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी फॉर प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। यहाँ पे गिग वर्कर्स की बात की जा रही है, और इसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गिग वर्कर्स को यहाँ पे एक लॉ पास किया गया है, कहाँ, राजस्थान में, कि राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023 इसको पास किया गया है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यूनियन गवर्नमेंट्स कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर विच डोल्स आउट बेनिफिट्स एंड नॉट राइट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उन्हें बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट कई बार जो एक राइट होता है उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता है गिग वर्कर्स का। और जितने भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ पर जो स्विगी हो गए, जोमेटो हो गए, इनके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो इन्हें यहाँ पर जो एक राइट होता है, एक बेनिफिट मिलना चाहिए, वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर हम बात करते हैं, देखिए, The 3 new labor codes passed by Parliament recently acknowledged platform and gig workers as a new occupational categories in the making in a bid to keep India's young workforce secure as it embraces new kind of
लाइक डिलीवरी एंड डिजिटल इकोनॉमी। अब यहाँ पे इंडिया में 3 जो लेबर कोड्स है उसको यहाँ पे पास किया गया है पार्लियामेंट में, जिसमें यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं और गिग वर्कर्स हैं उनका जो ये ऑक्यूपेशन है उसे यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। और यहाँ पर मतलब उन्हें क्या क्या, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे ज़्यादातर जो हमारा यंग वर्क फोर्स है इसी सेक्टर में इन्वॉल्व है, लाइक डिलीवरी बॉयज, जो डिजिटल इकोनॉमी है, तो इन सारी चीज़ों में यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर इनके क्या राइट्स होने चाहिए, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स को क्या राइट्स मिलने चाहिए, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों के यहाँ पे बारे में बात की जा रही है। बीन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एलिमेंट इन द इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, द स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ वर्किंग इन फैक्ट्रीज, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम नीडेड ऑन अ फैक्ट्री फ्लोर, एसोसिएटेड issues are recognized as a parameter for defining an ideal work under most labor laws, and this has not shifted much। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड में भी हम क्या देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट उनके जो राइट्स हैं, वर्किंग कंडीशन है, कई बार वहाँ पे जो टाइम का सबसे बड़ा इशू आ जाता है। अब जो लेबर राइट्स की अगर हम बात करते हैं, कोड ऑन वेजेस 2019 आया था, उसमें उन्होंने एम्प्लॉयज़ को डिफाइन किया था। तो एम्प्लॉय को कैसे डिफाइन किया गया, द वेज रिलेशनशिप is an important relationship in the world of work, especially in the context of large informal economy. Even so, the term gig worker, platform worker, gig economy appears elsewhere in the code security platform। तो यहाँ पर जो वर्कर्स है तो उनके लिए यहाँ पे क्या रोल है, क्या बेनिफिट्स, क्या सेफ्टी नेट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू, गवर्नमेंट के द्वारा, और जो अदर प्लेटफॉर्म है अदर कंपनीज के थ्रू, तो उसको हमें यहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा। और करंट जो हमारे लॉज हैं तो वहाँ पर ये सारी जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं की जा रही। तो सिर्फ इसमें यही बताया गया है कि ऑन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी फॉर प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वाई पीएम केयर फंड नॉट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑडिट। अब पीएम केयर फंड यहाँ पे स्कीम है, आप सभी को पता है, कब लॉन्च की गई थी, जब हमारा कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे यहाँ पे पीएम जो केयर फंड है इसको यहाँ पे इंटरेस्ट किया गया था, मतलब बनाया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये था कि हमें क्या करना, जैसे कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पर ये जो फंड है इसको यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा। बट ये इसमें यहाँ पे बात की जा रही, जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने ये कहा कि ये इसमें मतलब ये जो पीएम केयर है इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और इसको आरटीआई जो है उसके अंडर भी यहाँ पर कवर नहीं किया जाता है। क्योंकि और हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि डिस्पाइट 60% ऑफ इट्स फंड कमिंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू से इसका 60% यहाँ पे फंड आता है, बट स्टिल यहाँ पे इसको आरटीआई के अंडर कवर नहीं किया जाता, इसमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ओके, तो आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है कि पीएम केयर फंड क्या है, यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल कर आ जाते हैं। इसको यहाँ पे कोविड के टाइम पर एस्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें क्या करना है, टू अंडरटेक सपोर्ट, रिलीफ और असिस्टेंस ऑफ एनी काइंड रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, क्लैमिटीज एंड डिस्ट्रेस एट द मेन मेड और नेचुरल, इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ अनकीप हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज। मतलब कोई भी आपको डिस्ट्रेस आ जाता है, कभी भी कोई क्लैमिटी आ जाती है, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में चाहे वो नेचुरल हो या फिर मेन मेड हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर किस तरीके से हेल्थ केयर पर आपको फोकस करना है, उसके लिए यहाँ पर इस फंड को यहाँ पर बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है क्या है हमारा, इंडिया टू होस्ट एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग दिस वीक। यहाँ पर दिस वीक मतलब कि आने वाली वीक में 26 या 27 अप्रैल को यहाँ पर क्या होने वाली है, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। किसके, एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर की। एससीओ क्या है आपको पता, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन कौन से मेंबर है, हमने यहाँ इस पर पढ़ा था, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपको ये याद रखना है। ईरान भी अब इसका मेंबर बन चुका है, बट यहाँ पर अभी जो बेलारूस और ईरान क्या है, एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पर कंसिडर किए जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रही है, एससीओ की यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, आप सभी को पता है। इंडिया इसको क्या है, इसको इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है, इंडिया होस्ट करेगा। अभी यहाँ पे प्रेजेंट में क्या हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हो रही है, और इस मीटिंग में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं और चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पर कंफर्म किया है। अब इसमें यहाँ पे वेरियस जो आपकी मैटर्स हैं, लाइक रीजनल पीस, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इन सारी चीजों पर यहाँ पर क्या की जाएगी, बातचीत की जाएगी। हमने यहाँ पर देखा था पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी क्या करने वाले थे, मतलब कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले थे, इंडिया आने वाले थे, बट यहाँ पर अभी इस मीटिंग में वो वर्चुअली क्या करेंगे, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो वर्चुअली इस मीटिंग को यहाँ पर अटेंड करेंगे।
ओके, तो सिर्फ आपके लिए यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑयल प्राइसेस अल नीनो की रिस्क टू इन्फ्लेशन ग्रोथ आउटलुक। यहाँ पे ग्रोथ आउटलुक की बात की जा रही है, तो डाउन साइड रिस्क यहाँ पर जो हमारी ग्रोथ में है उसमें कौन कौन से रिस्क आ रहे हैं। तो इस टाइम पर हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसिंग सबसे बड़ा रिस्क है कि जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है, जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे कट किया है, तो ऑयल के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं, जिसके कारण आपको क्या देखने को मिल सकता है, इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। फर्दर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अल नीनो को यहाँ पे क्या किया गया है कि ये फोरकास्ट किया गया कि इस साल अल नीनो होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा मानसून होगा, मानसून यहाँ पे इफेक्ट होगा, रेन यहाँ पर कम होगी, डिस्ट्रेस होगा, जिसके कारण हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, जो ड्रॉट जैसी सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट उसमें क्या बात की जा रही है कि जो हमारा कैपिटल फ्लो हो रहा है उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, जो एडवांस नेशनल यहाँ पे कैपिटल आउटफ्लो भी यहाँ पे हो रहा है। कंस्ट्रेन सप्लाई ऑफ व्हीट एंड मिल्क हिट बाय डिसीज अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ कैटल्स। हमने यहाँ पे बात की थी डिसीज की, जो एनिमल्स हैं यहाँ पे बहुत सारी डिसीज फैल रही हैं, जिसके कारण जो कैटल्स हैं वो इससे यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसके कारण यहाँ पर जो व्हीट और मिल्क है इनकी जो सप्लाई है उसमें यहाँ पर हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पर हिट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। तो डाउन साइड टू द ऑफिशियल 6.5% GDP ग्रोथ प्रोजेक्टेड फॉर दिस फिजिकल डोमिनेट। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है शायद यहाँ पर आगे हमें फर्दर इंक्रीज होता हुआ नजर आए। ओके, तो आज के लिए इतने ही आर्टिकल्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।